अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर कोई महिला बनाती है, कोई शादीशुदा महिला, तो उसके पति और पिता दोनों की आय को मिलाना है। तो बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी जो बाहर हो रही है। ईडब्ल्यूएस का जो 10% रिजर्वेशन मिला है और ये काफी टाइम हो गया, तो इससे कितना फायदा हुआ है? ये देखना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर हमारी संख्या क्या है। तकरीबन 11% पे आते हैं। तो क्या 11% के हिसाब से हमें राजनीतिक पार्टियां महत्व देती है या टिकट देती है? अच्छा, भागीदारी नहीं मिल रही है। भागीदारी कहाँ दे रही है? एक देवेंद्र जी, आप ईडब्ल्यूएस वर्ग के अध्यक्ष बने हैं, एक जिम्मेदारी आपके पास में वो है। जी दूसरी, आपके चतुर्दास महाराज मंदिर की जो सेवा समिति है, यहाँ के भी आप अध्यक्ष हैं। जी। तो दोहरी जिम्मेदारियां निभाना कितना मुश्किल होता है? ये अशोक गहलोत सरकार वापस आ गई तो निश्चित रूप से हम इसको करवाएंगे और आय जो अभी 8 लाख मानी है उसको 12 लाख पे ले जाएंगे। नमस्कार, मैं हरिराम। आप जुड़े हैं द सरफेस न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि अभी चुनावी दौर चल रहा है और लगातार हम अलग अलग विधानसभाओं में लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास में जिनकी चर्चाएं पूरे राजस्थान में जोरों शोरों से। आज हमारे जो इस एपिसोड के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं वो है ईडब्ल्यूएस वर्ग के श्री देवेंद्र सिंह जी, जिनको ईडब्ल्यूएस वर्ग का अध्यक्ष बनाया और राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। तो सबसे पहले हम देवेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक समय निकाला। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ईडब्ल्यूएस वर्ग का अध्यक्ष बनाया है, एक राज्य मंत्री का दर्जा भी मिलता है, तो एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस है क्या? देखिए, ईडब्ल्यूएस वर्ग आर्थिक अन्य पिछड़ा वर्ग है। ये एक अलग से 2.5 साल पहले एक बोर्ड बनाया गया जिसके अंदर समस्त भर्तियों के अंदर 10% का अलग से रिजर्वेशन रहेगा। उस रिजर्वेशन में वही आएगा जिसकी 8 लाख से कम आय होगी। ये राजस्थान के लिए है। और 8 लाख की आय होने के पश्चात जो कम है उसके पश्चात सारे बैरिकेड्स राजस्थान की सरकार ने हटा दिए, जमीन से, प्लॉट से, फ्लैट से, ये सारे सिर्फ 8 लाख की आय माना है। एक ही मापदंड है उसका। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया तो उसमें उसने बैरिकेड्स बहुत सारे लगा दिए, काफी कि 8 लाख की आय भी मानी है। आपके पास में अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गांव की पंचायत के अंदर अगर 200 गज का प्लॉट है तो वो उस वर्ग में नहीं आएगा, बाहर हो जाएगा। तो अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आप घूमते हैं, आप देखते हैं कि 200 गज का प्लॉट तो एक गांव में सामान्य बात है। 10 बीघा जमीन सामान्य बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खाने के दाने नहीं है और 60 बीघा जमीन है। आप चले जाइए बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण, इस पर मरुस्थलीय जमीन पड़ी है, बीकानेर पड़ी है, वो भी इसमें। राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया अशोक गहलोत जी ने कि 8 लाख की आय मानी है, उसके अलावा सारे मापदंड खत्म कर दिए। ये ईडब्ल्यूएस वर्ग है। ईडब्ल्यूएस का जो 10% रिजर्वेशन मिला है और ये काफी टाइम हो गया, तो इससे कितना फायदा हुआ है? कुछ परिवर्तन हुआ इससे? देखिए, ये ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए संजीवनी बूटी है। ये मर्द कौम थी जो जिसको एक संजीवनी बूटी मिली है। इसके अंदर 6 जातियां आती हैं। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में राजपूत, पनिया, महाजन, ब्राह्मण, कायस्थ, मुसलमान और आपका धौलपुर भरतपुर का जाट। उस क्षेत्र का जो ओबीसी जी नहीं है, जी वो सामान्य। और अन्य राज्य से आई हुई महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं। मान लीजिए कि मैं एक चौधरी हूँ, जाट हूँ, या मैं मान लीजिए माड़ी हूँ और मुझे यहाँ पर रिजर्वेशन ओबीसी में है, लेकिन मेरी जो वाइफ बाहर से आएगी, अन्य प्रदेश से आएगी, तो उसका ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा, उसको जनरल का लाभ मिलेगा। तो वो ईडब्ल्यूएस वर्ग में आ सकती है। अच्छा, उसमें इसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग में अगर मेरी आय 8 लाख से कम है तो वो जनरल में ना आके ईडब्ल्यूएस का लाभ ले सकती है। आप अध्यक्ष बनाने से, आपको अध्यक्ष बनाया उससे पहले आप इस बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं जी काफी समय तक, और उसके बाद में आपको प्रमोशन मानो या जो भी आपकी पदोन्नति दी गई है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वर्ग क्या आप अध्यक्ष बने तो ऐसी कौन सी आपकी प्राथमिकता अपने वर्ग को लेकर के रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दे सकते? देखिए, सर्वप्रथम तो अभी एक जो महिला शादीशुदा हो जाती है, जैसे एक बच्ची है, उसकी बच्ची की
पिता की आय को माना है, माता पिता की आय को माना है। लेकिन जब वो शादी हो जाती है तो उसके पति की भी आय जोड़ने की बात करते हैं। अच्छा। अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर कोई महिला बनाती है, कोई शादीशुदा महिला, तो उसके पति और पिता दोनों की आय को मिलाना है। तो बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी जो बाहर हो रही है, ये तो जाती है, ये तो जाती है उनके साथ। तो मेरा प्रथम है कि सबसे पहले उसकी पति या पिता की आय को माने, दोनों में से एक की आय को माने। फिर जो भर्तियां हो रही हैं उसमें बैकलॉग है, बैकलॉग है, उसको आगे अगले साल के लिए कन्वर्ट कर देना। अभी नहीं होता है, अच्छा, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में अगर है तो उसको लैप्स कर देते हैं, उसको जैसे और ओबीसी या एसटी एसटी में रखते हैं उस तरीके से नहीं है। तो उस बैकलॉग को अगले साल के लिए रखा जाए ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए। ये मेरी महत्वपूर्ण परिक्रमा रहेगी। और मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूँ आपके माध्यम से, ये अशोक गहलोत सरकार वापस आ गई तो निश्चित रूप से हम इसको करवाएंगे। और आय जो अभी 8 लाख मानी है उसको 12 लाख पे ले जाएंगे। अच्छा, आय का जो दायरा है उसको देखिए, बढ़ाएंगे। आय का दायरा 8 लाख एक मामूली सी बात है, सामान्य सी स्थिति है। तो ये मापदंड जो था ये 10 साल पुराना था। आज 10 साल बाद में आय बढ़ी भी है। आय बढ़ी है। जब इनकम टैक्स की छूट में भी आप दायरा बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो इसमें तो बढ़नी स्वाभाविक है। तो इसका दायरा हम 12 लाख तक ले जाने का प्रयास करेंगे और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कराएंगे। दूसरा मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बैरिकेड्स लगा रखे हैं आय के साथ साथ में, जमीनों के, प्लॉटों के, आपके इसके फ्लैट्स के, ये संपूर्ण खत्म कराने का हम प्रयास करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से करीब 8 से 10 सांसदों से मिला हूँ और जो अन्य संगठन हैं वो 25 सांसदों से मिल चुके हैं आवाज उठवाने के लिए कि भाई आप ये बैरिकेड्स खत्म कराइए, 8 लाख की आय रखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से बोलिए कि इस चीज को वो लागू कराए। तो अभी चुनावी वर्ष है, चुनावी साल चल रहा है, अभी माननीय सांसदों से हमें जवाब करने का मौका भी मिलेगा और हम उनसे पूछेंगे भी। आप सांसदों से मिले तो सकारात्मक आश्वासन मिला किसी से? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं है कि मैं इसी कास्ट वाला, मैं समझ 36 कौम के सांसदों से मिला, सभी से मिला हूँ और सभी ने आश्वस्त किया कि नहीं ये होना चाहिए। एक भी ऐसा सांसद नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। अगर महाजन सांसद था उसने भी यही बताई है और जो एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, उन्होंने भी हमें यही कहा। एक देवेंद्र जी, आप ईडब्ल्यूएस वर्ग के अध्यक्ष बने हैं, एक जिम्मेदारी आपके पास में हुआ है जी। दूसरी आपके चतुर्दाशी महाराज मंदिर की जो सेवा समिति है यहाँ के भी आप अध्यक्ष हैं जी। तो दोहरी जिम्मेदारियां निभाना कितना मुश्किल होता है? देखिए, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। आपको समय यहाँ ईडब्ल्यूएस वर्ग को देना है और उतना ही समय मंदिर को देना है। दोनों में ही कहीं किसी प्रकार की कोताही ना हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना आ जाए, ये मुझे अच्छे से देखना और मैं अच्छे से करने का प्रयास कर रहा हूँ। आजकल सब आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में, सब सारी व्यवस्थाएं आपके हाथ में है। तो मैं जितना समय महाराज जी के यहाँ चरणों में दे पाऊंगा उतना समय वहां पे भी दूंगा और जितना समय मुझे ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए वहां देना है उतना समय वहां पे भी दूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि इन दोनों ही स्थानों पे कमी नहीं आने देंगे। एक चुनाव चल रहे हैं और कुछ दिनों बाद में मतदान भी होने हैं, तो हम थोड़ी सी चुनावी चर्चा यहाँ पे लेंगे। आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, आपके समाज के सम्मानित नेता, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं। अभी हरियाणा में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, उससे पहले जयपुर के अंदर भी आपके समाज के बड़े सम्मेलन हुए। लेकिन एक आपके समाज की कुटी एक पीड़ा है कि हमारे समाज को सत्ता में प्रतिनिधित्व जिस हिसाब से होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। बड़े सम्मेलन भी हुए हैं, तो आपका इस पे क्या रुख है कि इस बात में आप कितने सहमत है कि आपके समाज का प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है और सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए? आप इसमें क्या विचार रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने को अपना ये देखना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर हमारी संख्या क्या है। तकरीबन 11% पे आते हैं। तो क्या 11% के हिसाब से हमें राजनीतिक पार्टियां महत्व देती है, क्या टिकट देती है? भागीदारी नहीं मिल रही है। भागीदारी कहाँ दे रही है? 1952 में ले लीजिए, 1952 में कितनी टिकट थी, उसके बाद में 57 में कितनी टिकट थी। अगर आप रेशियो करेंगे तो घटता ही आ रहा है ना।
आज हमारे को क्या दे दी दोनों पार्टियां, जो भी राष्ट्रीय पार्टियां, वो कितना हमारे को महत्व देती है, वो आप सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक तो है ही, और इस पे हमें चर्चा भी करनी चाहिए, इस पे हमें निर्णय भी करना चाहिए, और इस पे हमें मांग भी उठाते रहना चाहिए। पार्टी हमें अपना जितना भी हमारा वोट बैंक है उसी हिसाब से है, जितना हमारे भागीदारी उस हिसाब से है, हमें टिकट भी दे। कहीं ना कहीं घटाई है, तो ये चिंता का विषय भी है। जैसे कि समाज के नेताओं ने कहा कि हमने बीजेपी को सब कुछ दिया, लेकिन बीजेपी ने हमें वो नहीं दिया जो हमें ज़रूरत थी। और फिर कहीं ना कहीं अभी आपके समाज के नेता, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं या आपके समाज के मतदाता भी है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ में उनका अच्छा जुड़ाव है और जगह जगह से अलग अलग टिकटों की मांग भी हो रही है। तो अगर आपको कहीं ऐसा मौका मिले राजनीति में आगे जाने का, तो आप उस पर क्या सोचेंगे? जैसे सामने लोकसभा के चुनाव भी आएंगे जी 24 के, तो कहीं विचार बनाया ऐसा कि मैं भी आगे चलूं उधर? देखिए, सर्वप्रथम तो ऐसा कोई इतना लोकसभा मेरे लिए अकल्पनीय है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि लोकसभा जैसे चुनाव में मुझे लड़ने का मौका मिलेगा। अब आपने जब एक जिज्ञासा की बात की है, तो ये सब ईश्वरीय शक्ति होती है। ये बाबा जी महाराज की कृपा होगी कि मुझे कभी ऐसा कोई मौका मिले, और मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मान कीजिए पूरी ताल ठोक के चुनाव लड़ेंगे। और अभी वर्तमान में मुझे जो पद दिया उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और साधुवाद देता हूँ कि मेरे जैसे एक जमीनी कार्यकर्ता को ये पद उन्होंने दिया, सुशोभित किया, उनके लिए बहुत बहुत आभार। और ये एक हमारे समाज के लिए गर्व का विषय है। देखिए, बनते बहुत सारे हैं लोग हैं, लेकिन अभी जो समाज में हम लोगों की, मैं मेरे मुंह से कहूँगी बड़ी बात, लेकिन आप जब एक आम राजनीति से बात करें, कि एक मध्यम वर्ग का, मैं एक फौजी का लड़का हूँ, एक किसान का लड़का हूँ, और मैंने अपनी जो भी व्यापार किया या राजनीति किया, वो मैंने मेरे जमीनी हकीकत ताल्लुकात से करी है। किसी का श्रेय नहीं है कि मेरे माता पिता कोई, ना तो मेरे परिवार में कोई राजनीतिक लोग थे और ना कोई भाई बहन थे। मैं खुद ही एक मेरे प्लेटफॉर्म बनाया है, और उस प्लेटफॉर्म से यहाँ तक पहुँचा हूँ खुद के स्तर पर। राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी मेरे पिताजी फौज में थे, सेना में सेना से सेवा दी है। सेना की सेवा देने के बाद में वो एक नौकरी करने लगे सामान्य सी, और मैं भी एक व्यापार छोटा सा करने लगा। मेरा व्यापार किया, मैंने धीरे धीरे राजनीति में रखा। राजनीति कद रखने के बाद में मैंने टिकट मांगा 2005 में पार्षद जयपुर से, नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। मुझे निरंतर पार्टी ने मुझे बहुत मौके दिए काम करने के। मैंने पार्टी के लिए हर राजस्थान के हर जिले में गया हूँ, हर तहसील में गया हूँ, वहाँ काम करने का मौका मिला। 2009 में मेरी पार्टी ने मेरी वाइफ को चुनाव लड़ाया पार्षद का, पार्षद बनी नगर निगम जयपुर से। अच्छा, जयपुर से 2009 के अंदर 2014 तक उन्होंने क्या काम किया वहां की जनता जानती है। वो काम करने का मौका मिला, काम किया। हमने देवेंद्र सिंह जी से वार्ता की, बहुत अच्छी सकारात्मक चर्चा हमारी हुई ईडब्ल्यूएस वर्ग को लेकर के, चुनावी चर्चाओं के लेकर, और इनके जो अध्यक्ष बनाए, इनकी कार्यकारिणी किस प्रकार ये आगे अपने समाज के ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कुछ नया कर सके, और चतुर्दास जी महाराज की जो सेवा समिति है उसको लेकर हमने इनसे सकारात्मक चर्चा की। एक बार पुनः हम हमारे द सरफेस न्यूज प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।